मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज सेट्स। तो सेट्स में सबसे पहले तो सेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब सेट्स को किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आ गई सेट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सेट की कुछ इस तरह से दी जा रही है, दैट इज अ वेल डिफाइंड a well-defined collection of objects। ठीक है, तो ये अपने पास सेट की डेफिनेशन होगी, दैट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ पर कुछ एक टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है, जैसे अगर वेल डिफाइंड को समझे तो वेल डिफाइंड एग्जैक्टली क्या होगा, कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन क्या होगा, और अगर ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो ये ऑब्जेक्ट्स अपने पास क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं। तो हुआ ये कि सेट में जो भी चीजें लिखी जाएंगी उन सभी चीजों को ऑब्जेक्ट्स कहा जाएगा, या फिर सेट्स के एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये अपने पास हो गया एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। फिर नेक्स्ट नंबर पर अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो चीज अपने पास गिवन थी दैट इज कलेक्शन। तो अगर कलेक्शन को डिफाइन किया जाए तो कलेक्शन इज नथिंग बट अ ग्रुपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स अपने पास गिवन है उन सभी एलिमेंट्स को ग्रुप करके अपने को लिखना है। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो ये अपने पास आ गया कलेक्शन। फिर नेक्स्ट और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर ये जो वेल डिफाइंड शब्द आया है इसका मीनिंग क्या है। तो होगा ये कि सेट्स जब हम लिख रहे हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक वेल डिफाइंड मीनिंग को होल्ड करने चाहिए। यानी कि जो भी एलिमेंट्स हम लिखने जा रहे हैं एलिमेंट्स में किसी भी प्रकार की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो नो एम्बिग्यूटी, नो एम्बिग्यूटी मस्ट बी देयर। तो किसी भी प्रकार की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी एलिमेंट्स अपने पास गिवन है वो वेल डिफाइंड मीनिंग को होल्ड करने चाहिए। तो अब इसके कुछ एक एग्जांपल्स उठाते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो जब भी पहले 5 नेचुरल नंबर्स की बात आएगी तो अपने दिमाग में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही आएगा। तो ये जो भी एलिमेंट्स अपने पास गिवन है तो वेल डिफाइंड मीनिंग को होल्ड करते हैं। यानी कि अगर पहले 5 नेचुरल नंबर्स की बात होगी तो 1, 2, 3, 4, 5 ही दिमाग में आएंगे, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की अपने को एम्बिग्यूटी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब अगर पहले 5 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही हो सकते हैं। तो इनका जो भी कलेक्शन होगा वो एज अ सेट डिफाइन किया जा सकता है, एज अ सेट लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल उठाते हैं। अ सेट ऑफ a set of vowels of English alphabet। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात की जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स जो अपने पास आएंगे तो वो ए, ई, आई, ओ एंड यू ही होगा। तो अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स की बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स सिर्फ और सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू ही हो सकते हैं, उसके अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। तो यानी कि अगर हम वॉवेल्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो वॉवेल्स के कलेक्शन को हमेशा एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ एक चीजें थी, मतलब जो एक वेल डिफाइंड मीनिंग को होल्ड कर रही थी। और यहाँ पर एम्बिग्यूटी का सिंपल सा मीनिंग क्या था, या फिर ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो वेल डिफाइंड मीनिंग को होल्ड नहीं कर रही होंगी, उनको सबसे पहले समझते हैं। तो एक और एग्जांपल उठाते हैं जिसमें ये बोला गया कि अ सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो अब यहाँ पर जैसे अपने पास ये शब्द आ गया गुड, तो ये
एक चीज तो यहाँ से क्लियर होती है कि वेल डिफाइंड मीनिंग को होल्ड नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली एम्बिग्युइटी देखने को मिल रही होगी। क्योंकि अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि क्लास के अच्छे बच्चों का सेट अपने को लिखना है, तो अब अच्छे बच्चों को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज तो पैरामीटर अपने पास क्या गिवन है, यानी कि किस पैरामीटर के बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि कोई बच्चा अच्छा है या फिर कोई बच्चा बुरा है। तो अब ये जो चीज अपने पास दी गई है पूरी तरह से एक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर रही है, तो इस वजह से यहाँ पर एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ होने को ये हो सकता है कि कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए अच्छे नहीं हो सकते। ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा होगा उस पर्टिकुलर पैरामीटर पर जिसके बेसिस पर ये चेक किया जा रहा है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक प्रकार की एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है। ये पता कर पाना मुश्किल है कि अच्छे बच्चों का सेट अपने पास क्या देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये जो अपने पास चीज दी गई है वेल डिफाइंड कलेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है। इसलिए अच्छे बच्चों का सेट किसी भी क्लास, मतलब किसी भी क्लास के लिए अच्छे बच्चों का सेट डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो यही बेसिकली वेल डिफाइंड का सिंपल सा मीनिंग था। मतलब अगर किसी भी सेट को लिखते समय अपने को एम्बिग्यूटी दिख रही है एलिमेंट्स के बीच में, तो यानी कि उस जो भी एलिमेंट्स है जिनके बीच में एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है वो कभी भी सेट को क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे, मतलब उनके कलेक्शन को एज अ सेट नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस सेट की बेसिक डेफिनेशन थी और उसके बेसिस पर अपने पास कुछ एक इमीडिएट एग्जाम्पल्स थे। अब अगर बात की जाए कि सेट कितने प्रकार का हो रहा होगा, तो हमेशा अपने को दो टाइप के ही सेट देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर प्राइमरीली देखा जाए तो सेट के दो टाइप होंगे। तो पहला जो अपने पास हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्क्रीट सेट, जिसे नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट के यूज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सेकंड जो अपने पास सेट होगा दैट विल बी कॉन्टिन्यूस सेट, कॉन्टिन्यूस सेट, और इसको इंटरवल भी कहते हैं। तो ये हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करके, मतलब ये जो अपने पास पैरेंथेसिस होंगे इनका यूज करके रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यानी कि ये अपने पास आ गया इंटरवल, ये इंटरवल का सेकंड टाइप अपने पास आ गया। फिर इंटरवल को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इंटरवल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट प्राइमरली दो प्रकार का होगा। सबसे पहले तो अपने पास डिस्क्रीट सेट देखने को मिलेगा और नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा कॉन्टिन्यूस सेट। तो सबसे पहले डिस्क्रीट सेट को समझते हैं, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस सेट्स पर बात की जा रही होगी। तो सबसे पहले तो इसमें उठा लेते हैं डिस्क्रीट सेट। मतलब इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि इस सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के यूज के द्वारा ही इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए, इस सेट में इस सेट में जो भी एलिमेंट्स अपने पास लिखे जाएंगे, मतलब अगर इस डिस्क्रीट सेट के भी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो डिस्क्रीट सेट के भी रिप्रेजेंटेशन अपने को दो प्रकार के दिखाई देते हैं। तो पहला तो अपने पास रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें हम सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली मेंशन करते हैं यूजिंग कॉमा सेपरेटर। फिर नेक्स्ट अपने पास आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें होता यह है कि किसी भी सेट को एक मैथमेटिकल रूल के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर डिस्क्रीट सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब होगा ये कि जो भी एलिमेंट्स अपने को सेट में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स उस सेट को बिलोंग कर रहे होंगे, उनके बीच के एलिमेंट्स कभी भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो यही कारण है ऐसे सेट को डिस्क्रीट सेट कहा जाता है। तो एलिमेंट्स दोज आर दोज आर written within the curly bracket, तो इसको ऐसे लिखेंगे ओनली दोज एलिमेंट्स, ओनली दोज एलिमेंट्स। तो इसमें थोड़ा सा
इसकी राइटिंग को चेंज करेंगे तो ओनली दोज एलिमेंट्स those are visible belong to the set means no other element between two consecutive elements will be in the set। तो ये जो सेकंड पॉइंट अपने पास आया है इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो पहली चीज तो अपने पास ये हुई थी कि जो भी डिस्क्रीट सेट होगा उसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस सेट को डिस्क्रीट कहने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो भी एलिमेंट्स अपने को दिखाई दे रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। और साथ ही साथ अगर दो मैं कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स उठाता हूँ इस सेट के तो उनके बीच के एलिमेंट्स कभी भी इस सेट में नहीं होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सेट में ऐसे कुछ एक एलिमेंट्स लिखता हूँ 2 और 3, मान लेते हैं कि मैंने डिस्क्रीट सेट को ऐसे लिखा, इस सेट में दो एलिमेंट्स मेरे पास गिवन थे 2 और 3। तो अब इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही होगा, 2 और 3 के बीच का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा। तो देयर इज नो एलिमेंट between there is no element between 2 and 3 that belong to this set। और यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया था, जो भी एलिमेंट्स दिख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज ऐसी भी होगी, क्योंकि कई बार जब भी हम एक बहुत बड़े सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और उनके जो भी एलिमेंट्स है एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, तो फिर कई बार ऐसा भी होगा कि हम कुछ एक एलिमेंट्स उस सेट के लिखेंगे, फिर फर्दर हम वहां पर डॉट 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 सिंबल लगाकर छोड़ देंगे, जो कि इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा होगा कि बाकी जो भी एलिमेंट्स फर्दर इस सेट में आ रहे होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। तो विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है, मतलब यहाँ पर जैसे एक टर्म यूज किया गया था कि जो भी एलिमेंट्स विजिबल होंगे सिर्फ और सिर्फ वही उस सेट को बिलोंग करेंगे, मगर इसमें एक कंडीशन ऐसी भी है कि अगर जैसे मैंने बहुत बड़ा सेट लिखा, मान लेते कि मैं सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास ऐसे आया 1 2 3 और फिर मैंने इसको डॉट 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 लगाकर छोड़ा और लास्ट में 100 लिख दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4 से लेकर 99, तो ये नेचुरल नंबर्स यहाँ पर विजिबल नहीं है, स्टिल ये सारे के सारे नंबर्स इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो विजिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग ये था कि एलिमेंट 1 2 और 3 और साथ ही साथ जो पैटर्न को फॉलो करते हुए नंबर्स थे, मतलब यहाँ पर पैटर्न अपने पास ये था कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स लिखे जा रहे हैं तो और दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में एक का डिफरेंस था। तो अब यहाँ पर इन सभी एलिमेंट्स को लिखना थोड़ा सा मुश्किल था या फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इस वजह से यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज कर लिया गया कि हम लोगों ने लिखा 1 2 3 फिर उसके बाद डॉट 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 और लास्ट एलिमेंट एक लिख दिया। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस सेट में 4 5 6 एंड 99 भी है, जो कि सारे के सारे इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दोज आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो विजिबिलिटी का सिंपल सा ये मीनिंग था यहाँ पर। तो ये भी अपने पास डिस्क्रीट सेट का एक एग्जांपल हो गया। तो डिस्क्रीट सेट सबसे पहले तो ये बात आई कि इसको करली ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जो भी एलिमेंट्स इसमें लिखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब 1 2 एंड 3 अप टू 100। तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स अगर इस सेट में लिखे गए तो 1 और 2 के बीच का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा। सिमिलरली 3 और 4 के बीच का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, मतलब अगर मैं इस सेट के कोई भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स उठा लेता हूँ तो उसके बीच के एलिमेंट्स कभी भी इस सेट में नहीं हो रहे होंगे। इसके इसी नेचर की वजह से इस सेट को डिस्क्रीट सेट कह दिया गया है। पहला तो ये कि जो भी एलिमेंट्स विजिबल है सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे होंगे, और साथ ही साथ अगर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स उठाता हूँ तो उसके बीच के एलिमेंट्स कभी भी सेट में नहीं होंगे। तो ये था अपने पास डिस्क्रीट सेट।